बच्चों मैं अब आप लोग को इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड और मोल और इक्विवेलेंट के बीच क्या रिलेशन है उसको बताने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर बताने जा रहा हूं। बहुत सरल है, पर जैसे मान लीजिए की बात है, जब तक आप किसी गिफ्ट को खोल के नहीं देखोगे कि उसके अंदर क्या है तो आपको पता नहीं चलता कि उसमें है क्या। बस आप उसको बाहर से देखते रहोगे तो बाहरी चीज समझ में आएगा। आप उतने खुश नहीं हो पाओगे जब गिफ्ट को खोलने के बाद आप खुश होते हो, जितना उतना खुश नहीं हो पाओगे। ठीक उसी तरीके से यहां पर अगर आप बस देखते जाओगे तो आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब इसको पूरे टेबल को जब मैं आपको समझाऊंगा और अगर आप समझ गए तो आपको इसमें बहुत ही काम की चीज आपको पता चलेगी। देखते हैं क्या है। देखिए ये HCl का 1 मोल का मास है जिसको अपन मोलर मास बोलते हैं। ये H2SO4 का है, ये H3PO4 का है। चूंकि ये सब एसिड है तो एसिड जितना H प्लस देता है वो उसकी बेसिसिटी होती है, जिसको हम लोग Z बोलते हैं एसिड के लिए। तो इसके मोलर मास को इसकी बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे। चूंकि इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी बेसिसिटी 2 है, इसकी बेसिसिटी 3 है, तो मोलर मास बाय 1 करेंगे चूंकि इसका बेसिसिटी 1 है। इसमें मोलर मास बाय 2 करेंगे, बेसिसिटी 2 है। मोलर मास बाय 3 करेंगे तो बेसिसिटी 3 है। तो इसके 1 मोल का मास ये है, एक ग्राम इक्विवेलेंट का मास ये है, 1 मोल का मास ये, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास ये, मोलर मास ये, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास। सेम चीज में बेस के लिए किया। बेस में क्या होता है, बेस OH माइनस प्रोवाइड करता है, तो बेस की एसिडिटी होती है। चूंकि इसकी एसिडिटी 1 है इसलिए 1 से डिवाइड किया, इसकी एसिडिटी 2 है तो 2 से डिवाइड किया। 74/2 करेंगे तो 37 इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा। इसमें 78/3 करेंगे 26 इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि ये मोलर मास है, ये इक्विवेलेंट मास, मोलर मास, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास, सेम वैसे ही। अब यहां पर कोई भी जो कंपाउंड होता है उसके 1 मोल से उतने ही आयन्स मिलते हैं जितने कि फार्मूले में आपको दिख रहे हैं। जैसे इसमें फार्मूले में दिख रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 SO4 है तो आपको 2 हाइड्रोजन और 1 SO4 मिला। इसमें 3 हाइड्रोजन और 1 PO4 है तो इसमें 3 हाइड्रोजन और 1 PO4 मिला। इसमें 1 Na है और 1 OH है तो वैसे मिला। 1 कैल्शियम 2 OH, 1 एल्युमिनियम 3 OH। तो इसमें 1 मोल से उतने ही आयन्स मिलते हैं जितने कि फार्मूले में दिख रहे हैं। ठीक, पहले हम H प्लस की बात समझ ले। अब इतनी बात क्लियर है। यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 मोल लेने से उतने ही आयन्स मिल रहे हैं जितने कि फार्मूले में दिख रहा है। लेकिन अब आप एक चीज गौर कीजिए कि यदि इसका 1 मोल 98 के बराबर है और 98 ग्राम से यदि ये 2 मोल H प्लस दे रहा है और 1 मोल सल्फेट दे रहा है तो 49 जो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो इसके 49 में जस्ट हाफ हो जाएगा। भाई 98 से 2 मिला था तो 49 में 1 मिलेगा, 98 से 1 मिला था तो 49 में हाफ मिलेगा। सही है ना। वैसे 98 से 3 मोल मिल रहा है तो 98/3 से 1 मोल मिलेगा। 98 से 1 मोल मिल रहा है तो 98 से 1/3 मोल मिलेगा। वैसे ये 74 से 1 मोल मिल रहा है तो इसके जस्ट हाफ से हाफ मोल मिलेगा। 74 से 2 मोल मिला तो जस्ट हाफ से हाफ मोल मिलेगा। सब वह वैसे ही है। अब यहां पर एक चीज गौर कीजिए, पहले चीज अपन क्लियर कर लें कि यदि मैं किसी, इसमें एक बात यह है कि आप देखिए कि जिसका Z1 है, जैसे इसके लिए Z1 है तो उसका मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम है, जो पिछली क्लास में पहले हम पढ़ चुके हैं। इसका मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम है, बाकी केस में नहीं। अब एक चीज आप गौर कीजिए कि ये जो 1 मोल हम यहां पर देख रहे हैं, 1 मोल, इसके 1 मोल से 1 मोल H प्लस मिल रहा है, इसके 1 मोल से 2 मोल H प्लस मिल रहा है, इसके 1 मोल से 3 मोल H प्लस मिल रहा है। लेकिन जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात आ रही है तो इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 1 मोल H मिल रहा है, इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 1 मोल H प्लस बन रहा है, इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट से भी 1 मोल H प्लस बन रहा है। मतलब क्या कि 1 मोल एसिड से 1 मोल H प्लस मिले जरूरी नहीं है, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड से 1 मोल H प्लस ही मिलेगा। सेम वैसे ही 1 मोल बेस से 1 मोल OH मिले जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है पर यहाँ 1 मोल से 2 मोल OH मिल रहा है, यहाँ 1 मोल से 1 मोल OH मिल रहा है पर यहाँ 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है, यहाँ 1 मोल से 3 मोल मिल रहा है। पर जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात आ रही देखे ना तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 1 मोल मिल रहा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 1 मोल OH, 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 1 मोल OH। ठीक, ये तो OH की बात हो गई। और बात सुन लीजिए, आयन के लिए Z का क्या वैल्यू बोले थे? आयन के लिए Z का मीनिंग हम लोग पढ़े थे चार्ज। H प्लस, ये जितने भी हम लोग सब आयन्स हैं, जितने भी यहां लिखा वो सब आयन्स हैं, इसलिए इनके लिए Z का वैल्यू चार्ज है। चूंकि H प्लस
और OH माइनस, दोनों का चार्ज 1 है, मतलब इनके लिए Z की वैल्यू क्या है 1 है, और जिनके लिए Z की वैल्यू 1 होता है उनका मोल बोलो या इक्विवेलेंट बोलो मतलब एक ही है भाई। दोनों का चार्ज, चूंकि ये दोनों आयन है इसलिए इनका Z का मीनिंग होगा चार्ज, Z का मीनिंग क्या होगा चार्ज, और इनका चार्ज 1 है मतलब Z1 हो गया। तो जिनके लिए Z1 होता है उनके लिए मोल और इक्विवेलेंट सेम होता है। तो चाहे मैं 1 मोल H प्लस बोलूं या 1 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस बोलूं एक ही मतलब है, ठीक है। 1 मोल H प्लस बोलूं या 1 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस बोलूं एक ही मतलब है। अब यहाँ दो स्टेटमेंट में धीरे धीरे बोलता हूं, आप वीडियो को देखते देखते उस पॉइंट को नोट करेंगे, तो मैं रिपीट करूंगा तो मैं क्या बोला वो आपको बात समझ में आएगी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट 1 mole of a substance always gives 1 mole of each type of ions, but it is always true that for a strong electrolyte 1 gram of a strong electrolyte gives 1 gram equivalent of a strong electrolyte gives 1 gram equivalent of each type of ions, 1 gram equivalent of each type of ions। ये पहला सेंटेंस हो गया। सेकंड स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, it is not necessary that 1 mole of a strong acid gives 1 mole of H plus। Similarly, it is not necessary that 1 mole of a base gives 1 mole of OH minus ion, but it is always true that 1 gram equivalent of strong acid always gives 1 mole of H plus and 1 gram equivalent of strong base gives 1 mole of OH minus ion। 1 gram equivalent of strong acid always gives 1 mole of H plus and 1 gram equivalent of base always gives 1 mole of OH minus ion। अब देखिए ये स्टेटमेंट जो मैं लिखाया हूं उसको मैं यहां बोल भी रहा हूं पर लिखवा दिया ताकि आपको वीडियो में थोड़ा दिक्कत ना हो समझने में। यहां पर देखिए चूंकि H प्लस और OH माइनस के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, तो H प्लस के लिए चाहे मैं मोल बोलूं या इक्विवेलेंट बोलूं मतलब एक ही है। जिनके लिए भी Z की वैल्यू 1 है उसके लिए मोल और इक्विवेलेंट वर्ड का एक ही मीनिंग होता है बाय अमाउंट, है ना। लेकिन अब काम की चीज यहां पर यह देख लीजिए कि एक मोल से सब एक एक मोल मिल रहा है जरूरी नहीं है। इसके एक मोल से ये 1 और 1 बन रहा था, इसके एक मोल से ये 2 और 1 बन रहा था, इसके एक मोल से ये 3 और 1 बन रहा था, पर जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात आई तो सब क्या आ रहा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिल रहा है। ये मैं पहले स्टेटमेंट लिखाया। सो वही चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके 1 मोल से ये 1 1 मिल रहा है, इसके 1 मोल से ये 1 और ये 2 मिल रहा है, इसके 1 मोल से ये 1 और 3 मिल रहा है। पर जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात आई तो सब 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिल रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया कि किसी 1 मोल से हर टाइप के आयन 1 मोल मिले जरूरी नहीं है, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट से हर आयन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही मिलेगा। अब बात हम एसिड और बेस में आते हैं। जब एसिड और बेस के बारे में बात होती है तो एसिड और बेस में क्या होता है कि हमको H प्लस और OH से मतलब है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोले कि 1 मोल, मैं बता चुका हूं कि H प्लस और OH के लिए Z की वैल्यू 1 है, तो 1 मोल बोलूं या 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक ही मतलब है, तो मैं भी 1 मोल बोल रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 मोल एसिड से 1 मोल H प्लस मिल रहा है, यहाँ 1 मोल से 2 मोल मिल रहा है, 1 मोल से 3 मोल मिल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि 1 मोल एसिड से 1 मोल ही H प्लस मिले, पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट से 1 मोल ही H प्लस मिलेगा। 1 मोल एसिड से 1 मोल H प्लस मिलेगा जरूरी नहीं है, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जरूर 1 मोल H प्लस मिलेगा। वैसे 1 मोल बेस से 1 मोल OH मिलेगा जरूरी नहीं है, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस से 1 मोल OH मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पर इसके 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, इसके 1 मोल से 2 मोल, इसके 1 मोल से 3 मोल, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट से सब में क्या मिल रहा है 1 मोल एसिड मिल रहा है। तो यही बात आपको फिलहाल ध्यान रखना है कि 1 मोल एसिड 1 मोल H प्लस देगा जरूरी नहीं है, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 मोल H प्लस देगा। वैसे ही 1 मोल बेस 1 मोल OH देगा जरूरी नहीं है, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस 1 मोल OH माइनस आयन जरूर देगा। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नई चीज बताता हूं।